राहुल बेटा, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पापा, टीचर ने होमवर्क दिया ये है। कौन सा होमवर्क है? हमारे जमाने में ना था ऐसा होमवर्क। आपके जमाने में तो ऐसा होमवर्क नहीं होता था ना। पता है, हमने तुझे पैदा नहीं किया बेटा, तू गलती से पैदा हुआ है। इस धरती पे बोझ है, तू बोझ। कैसे पापा? उस दिन ऐसे काली कैसे? रात थी और बादल गरज रहे थे, उस समय ये कांड हुआ था। समझ में आई बात? कल से तुम्हें नेपाली चाचा पढ़ाएंगे, हम नहीं। हमारी जमाने में एक क्रश हुआ करती थी, उसे देखो आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। कल से तुम्हारा पढ़ाई नेपाली मास्टर लेंगे। पर वो तो आपका जमाना था, ये तो हमारा जमाना है। हम्म। वो 1968 होता था, ये 2020 चल रहा है। राहुल, बड़े आराम से जा रहे हो तुम। कल से नेपाली चाचा के सामने बोल के दिखाना ये सब। जी पापा। चलो पढ़ाई करो, मैं आता हूँ जरा टहल के। तो दोस्तों, न्यूटन चाचा गए हैं कुछ देर बाहर राहुल का होमवर्क कराने। तो इसी मौके पे हम बात करेंगे लेबनीज क्राइसिस के बारे में, जो कुछ दिन पहले हुआ था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप न्यूटन चाचा को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब को वो लाल बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने न्यूज और मीडिया में सुना ही होगा कि लेबनान में कुछ दिन पहले एक बड़ा धमाका हुआ था। ये धमाका तो एक जस्ट ट्रेलर था इनके टूटे हुए गवर्नमेंट के बारे में बताने के लिए। इनके सारे कैबिनेट मेंबर्स, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने एक ही रातों रात इनके रेजिग्नेशंस दिए हैं अपने अपने प्रेसिडेंट्स के पास। तो देखते हैं कि लेबनान कौन कौन से क्राइसिस से गुजर रहा है और डीप स्टडी करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, लेबनान में जो ब्लास्ट हुआ उसका एक्चुअल रीजन अभी तक पता नहीं है, लेकिन हमारे स्टडी के हिसाब से ये पता चला है कि 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट बेरूट फोर्ट में छुपाया गया था, या फिर उसे एक गलत तरीके से रखा गया था, जिसके वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। बेरूट फोर्ट को दो टीम संभालते हैं। पहले है कस्टम्स अथॉरिटी ऑफ बेरूट और दूसरी है पोर्ट अथॉरिटी ऑफ बेरूट। इनके जो भी डिसीजंस होते हैं वो एक तरह से 50-50 होते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि कस्टम्स अथॉरिटी की सुने या पोर्ट अथॉरिटी की सुने। कस्टम्स अथॉरिटी लॉयल प्रेसिडेंट के सपोर्टर्स हैं जो इसे ऑपरेट करते हैं, और पोर्ट अथॉरिटी है जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लॉयल सपोर्टर है। तो लॉयल सपोर्टर्स प्राइम मिनिस्टर के और लॉयल सपोर्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में डिसीजन जो भी लेते हैं वो एक तरह से 50-50 होता है। इसलिए रिलीजियन लाना इसमें बहुत ही बुरी भला है। लेबनान बाकी देशों से थोड़ा अलग है। इसमें 25% लोग हैं माइनर रिलीजियस के, 27 है सिया मुस्लिम्स, 21 है मैरोनाइट क्रिश्चियंस और 27% है सुन्नी मुस्लिम्स। 1940 में जब फ्रांस से उन्हें रिपब्लिक मिला था या फिर इंडिपेंडेंस मिला था, उनके गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया था कि उन्हें सारे के सारे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, चाहे वो क्रिश्चियन हो या मुस्लिम। लेबनीज गवर्नमेंट में स्टार्टिंग ने ही एक लॉ बनाया था, लॉ पास किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनका प्राइम मिनिस्टर हमेशा से ही एक सुन्नी मुस्लिम होगा। उनका जो भी प्रेसिडेंट आएगा इलेक्ट होके वो एक मैरोनाइट क्रिश्चियन होगा, और उनका पार्लियामेंट का स्पीकर हमेशा से एक शिया मुस्लिम ही होगा। दोस्तों, हमें लगता है कि ये सारे पार्टीज एकजुट होकर काम करते हैं लेबनान में, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लेबनान के बाहर रहते हैं। तो एक्चुअल रीजन है कि इन्होंने अपने अपने छोटे छोटे पार्टीज बनाई, जैसे सिया मुस्लिम की पार्टी, क्रिश्चियंस की पार्टी या फिर सुन्नी मुस्लिम्स की पार्टी। इन सारे पार्टीज अपने अपने प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर को ही वोट देते हैं, जिससे कि एक रिलीजियस डिवीजन तैयार होता है लेबनान के कंट्री में। दोस्तों, अगर मैं थोड़ी बात करूं लेबनान के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में, तो 1/3 ऑफ द लेबनान पॉपुलेशन रहती है एक्सट्रीम पॉवर्टी के नीचे। जो भी सिविल वॉर के बाद बिल्डिंग्स टूटे थे वो अभी तक रीबिल्ड नहीं किए गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कहता है कि उनके पास इतने फंड्स नहीं है कि वो अपने सिटी, अपने कंट्री को वापस खड़ा कर सके जो पहले था। लेबनान के पॉलिटिशियंस इतने बिजी थे अपने खुद के पॉकेट भरने में कि उन्होंने पीपल या फिर जो भी सिटीजन है उनके टैक्सेस बढ़ाए, ताकि वो और भी पैसा खा सके उनके कंट्री में। सितंबर अक्टूबर के महीने में इतना इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ लेबनान में कि जो भी सिटीजन्स थे, जो भी नॉर्मल पीपल थे उनके देश के, वो एटीएम से खुद का पैसा नहीं निकाल पा रहे थे। दोस्तों, सोचिए कि क्या बीत रही होगी इकोनॉमिक क्राइसिस उनके ऊपर।
हालांकि मेरे शर्ट पे कोई पॉकेट्स नहीं है, लेकिन लेबनान के पॉलिटिशियंस इतने उतावले थे अपने अपने पॉकेट्स भरने में कि उन्होंने व्हाट्सएप कॉल्स पे भी $6 का टैक्स लगाने की कोशिश की। हालांकि वो कुछ दिन में निकाला गया, लेकिन वो एक ट्रिगर किया गया था अक्टूबर रेवोल्यूशन की तरफ। लेबनान में जो भी एक रेवोल्यूशन हुआ था लास्ट ईयर, उसे अक्टूबर रेवोल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अक्टूबर 2019 में शुरू हुआ था। साद हरीरी, जो कि उस टाइम प्रेसिडेंट हुआ करते थे लेबनान के, उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया था अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद, जहां पे बहुत सारे लोग सड़क पे उतर आए थे पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। जैसे साद हरीरी, जो कि लेबनान के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, हसन डियाब नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुए और उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक क्राइसिस को हम ऊपर उठाकर लेबनान को और भी अच्छा और सुंदर बनाए। लेकिन कोविड-19 और ये ब्लास्ट के वजह से उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया है। अब लेबनान चल रहा है पार्लियामेंट के दौर पर। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो रिलीजन और पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए। अगर ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो ऐसा स्कैम हमें झेलना पड़ता है नॉर्मल पीपल को। तो अक्षय कुमार ने बेबी पिक्चर में एक डायलॉग कहा था कि रिलीजियस कॉलम में बोल्ड और कैपिटल में हम इंडियन लिखते हैं। इसी प्रकार देशभक्ति की भावना जागनी चाहिए लेबनान में। अगर लेबनान पीपल इस रिलीजन को दूर रखते हैं पॉलिटिक्स से, तो लेबनान भारत की तरह स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन सकता है। तो इसी बात पे अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।